बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में। जनरल साहब की एक सोच है, एक अप्रोच है, एक टारगेट है और एक एजेंडा है। वो उसको अचीव करना चाह रहे हैं। उनका उनका ख्याल है, उनकी अप्रोच, उनकी सोच ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए और इसको शजर ममनुआ करार दे दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस काबिल न रहने दिया जाए कि वो दोबारा कभी इख्तदार में आ सके। यही सोच इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, उनके बारे में है कि इमरान खान भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए अनफिट हैं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इमरान खान साहब दोबारा बरसर इक़्तिदार आ गए तो फिर जो इक़्तिदार और ताकत जो है वो शिफ्ट हो जाएगी रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ और वो शिफ्ट हो जाएगी रावलपिंडी से वज़ीर आज़म हाउस की तरफ और फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान दोबारा ये बरसरे इक़्तिदार आ गए और फौरी तौर पर आ गए तो भी इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक बड़ी अक्सरियत के साथ आएंगे, जैसे कि 8 फरवरी को हो चुका है और उसको फॉर्म 47 के तहत रोक लिया गया और उसके बदले में एक जाली निज़ाम हुकूमत कायम कर दिया गया। ये कोशिश की गई, वो कोशिश भी अब दम तोड़ रही है और वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अदलिया में ये मामलात अब चले गए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जहां जहां इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम शुरू कर दिया है वहां से नताइज आना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद के 3 हल्के और उसके बारे में अब इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन मुखालिफिन जो हैं वो भी दानिश्वर हजरात, जो कि बिल्कुल जनरल साहब के राइट साइड पे होते थे और जनरल साहब के साथ जिनकी तस्वीर होती थी, और वो भी ये कहते हैं कि ये तीनों हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन जो नून लीग के अलावा हैं वो भी ये कहते हैं कि ये 3 हल्के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। ये सिर्फ यहीं तक मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क में और ख़ासतौर पर पूरे पंजाब में ये चीज़ें मौजूद हैं और इसीलिए अब दूसरी तरफ आए तो ये तो एक, और फिर लाहौर में जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एक ऑर्डर पास कर दिया और वो ये है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए जजेस को नॉमिनेट किया है उनका नोटिफिकेशन किया जाए फिलफौर, और उसके लिए इसी खतरे के पेश नज़र एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया कि रिटायर्ड जजों को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे मुकर्रर किया जा सकता है, जो कि अगेन एक उस खौफ की वजह से कि पसंद के नतीजे हासिल किए जा सकें और फॉर्म 47 पे मुहर लगवाई जा सके, वो इसलिए रिटायर्ड जजेस को भी ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। लेकिन उसको भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये इख्तियार है सिटिंग जजेस को तैनात करने का, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स का, उनका ये इख्तियार है और इसीलिए बाकी सारे खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं, सिंध में काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में नहीं कर रहे। और वो इसलिए नहीं कर रहे कि वहां पे सबसे ज्यादा फॉर्म 47 तकसीम किया गया, बल्कि बेचा गया। ये सारी का सारा मौजूद है और इसीलिए जनरल साहब ने जो 8 फरवरी को जो जनरल साहब के हुक्म पे जो सब कुछ हुआ, वो भी उसको भी पजीराई नहीं मिली। अब बड़े बड़े उनके जो उनके लाइक माइंडेड थे, जो स्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते, तो PDM2 के करीबी समझे जाते थे, वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये दुरुस्त नहीं है और 8 फरवरी को जनरल साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं और इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत चुके हैं। इसलिए वो जो टारगेट अचीव किया, जो टारगेट सेट किया गया था कि डिमोलिश करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और क्रश करना है इमरान खान को, वो कामयाब नहीं हो रहा। इसी तरीके से लंदन अकॉर्ड की बातें की जा रही हैं कि मैं आपको बनाता हूं, आप मुझे बनाएंगे, मैं आपको आगे लेके चलूंगा, आप मुझे लेके आगे चलेंगे और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। वो लंदन अकॉर्ड जो है वो भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जरूरी नहीं, ये होता नहीं है कि दो इंडिविजुअल्स या 3 इंडिविजुअल्स इदारों से बाला बाला और सिस्टम से बाला बाला कोई एग्रीमेंट कर ले, ये मुमकिन नहीं होता और वो तोड़ नहीं चढ़ता, वो बेल जो है वो मंडे नहीं चढ़ती। अब आते हैं दूसरी जानिब, ये डेरा बुगटी का PB10 का डेरा बुगटी का है
اور اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب جو کہ نگراں وزیر داخلہ تھے، اور پھر جب الیکشن شیڈول آ گیا تو انہوں نے چھوڑی، وزارت داخلہ چھوڑی اور چلے گئے، ان کا ہے آپ پیپلز پارٹی جوائن کریں، انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی اور اب وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کے حلقے میں بھی انتخابی عذرداری موجود ہے اور پٹیشن کوہرام بگٹی نے فائل کی ہوئی ہے، اور اس پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کیونکہ سرفراز بگٹی کے وکیل کی عذرداری بھی یہی تھی کہ ان کا الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ ریگڈ الیکشن ہے، اور الیکشن کمیشن نے PP10 کی عذرداری دوسرے ٹریبیونل کو بھجوانے کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا، یعنی وہاں پہ بھی بلوچستان میں بھی ٹریبیونل پسند کے ٹریبیونل لگائے جا رہے ہیں، اور یہ کوہرام بگٹی کے وکیل نے انتخابی عذرداری جو دوسرے ٹریبیونل کو بھجوانے کی استدعا کی تھی، لہٰذا اس پہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اپنے پسند کے ججز لگا کے پسند کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جو ہے PB32 الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی، PB32 یعنی کہ پرویز الہی صاحب کی عذرداری تھی۔ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے اس کی سماعت کی ہے۔ پرویز الہی کے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے ووٹ بھی کاسٹ ہوئے ہیں، 50 مرے ہوئے لوگوں کو کے ووٹ کاسٹ کیے گئے، یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے وکیل نے بتایا۔ میں چاہتا ہوں اس معاملے کی انکوائری ہو، اور پرویز الہی کے وکیل نے ریکارڈ بھی الیکشن کمیشن کو جمع کروایا کہ یہ مرے ہوئے لوگ جو ہیں یہ بھی ان کے بھی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، PB32 کی بات کر رہے ہیں وہ، اور یہ سماعت جو ہے 4 جون تک ملتوی کر دی گئی، یعنی 8 فروری کو الیکشن ڈے پہ پری پول ریگنگ تو ہوئی تو مار دھاڑ ریٹرننگ افسروں نے جس طریقے سے کیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ وہ تو اپنی جگہ، اور الیکشن ڈے والے دن چودھری پرویز الہی صاحب نے ثبوت دیے کہ مردہ لوگوں کے بے شمار ووٹ ڈالے گئے، اور اس طریقے سے یہ بھی ہوا۔ اب یہ ہے الیکشن کمیشن کے معاملات اور الیکشن کے جعلی الیکشن کے معاملات، لیکن جنرل صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم، اسی سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے، اسی کو برقرار رکھنا ہے، لیکن عدالتیں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور عدالتیں فیصل آباد سے بھی ایک MNA بلوچ صاحب تھے، ان کو بھی عدلیہ نے الیکشن ٹریبیونل نے واپس بحال کر دیا ہے، اور ان کو MNA کے طور پہ بحال کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی بھی دوبارہ گنتی میں ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے ایک آخری مہرہ جو ہے وہ جنرل صاحب کا وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہاں سے یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن الیکشن ٹریبیونل میں جب معاملات پہنچتے ہیں، کیونکہ الیکشن ٹریبیونل بھی ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ذرا دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی 9 مئی کے جو ہیں لوگوں کو ان کو ہر صورت میں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ہر صورت میں۔ یہ جنرل صاحب کور کمانڈرز کا اجلاس ہو، اس میں بھی یہ کہتے ہیں فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس بلایا تاکہ وسیع بڑے سطح پہ کیا جائے، اس میں بھی یہی میسج دیا گیا، اور پھر اسی کو لے کے پھر جناب وزیر خزانہ جو ہیں، جو کہ وزیر خارجہ ہیں لیکن ہیں وزیر خزانہ ڈار صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ تو اب بالکل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ادھر سے آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بہت ذرا گرمی پائی جاتی ہے، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بہت سخت وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، جنرل صاحب نے کی ہے، لہٰذا انہوں نے بھی اپنا ڈڈو کی طرح اپنا اٹھایا جی پاؤں، اور اس کے بعد انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، لیکن عدالتیں جو ہیں وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب وہ تو کہہ ہی رہے ہیں، وہ تو ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر ہی رہے ہیں 9 مئی کا، اور سارے لوگ کر رہے ہیں کہ آخر اس میں 9 مئی کے پیچھے بہت سارے راز ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، ان کو باہر آنا ہے، اور وہ باہر آئیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آ جائیں گے، جب یہ چہرے جو اس وقت سسٹم پہ موجود ہیں اگر یہ چہرے ہٹیں گے تو سسٹم خود ہی ان تمام چیزوں کو باہر لے آئے گا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے کہ 2 مقدمات، عمران خان صاحب 2 مقدمات میں ان کو بری کر دیا گیا، یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اس کے بعد سانحہ 9 مئی کے 14 مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالت پنڈی میں ہوئے، اس میں شیخ رشید صاحب تھے، عمر ایوب صاحب تھے، اعظم سواتی صاحب تھے، اور اس میں بھی
आगे नहीं बढ़ सकी, मामला फर्द जुर्म आयद नहीं हो सका और वो आगे चला गया। इसी तरीके से जी उसके बाद मजीद हैं रावलपिंडी के 9 मई के मुकदमात हैं, उसमें भी हाजिरी लगी और फर्द जुर्म आयद नहीं हो सका और ड्यू टू रीज़न ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये मुकदमात चले आ रहे हैं। और लेकिन फार्मेशन कमांडर्स कहते हैं कि जनाब नहीं, हर सूरत में आप लोग इनको फारिग करें और हर सूरत में ये सब कुछ करें। दूसरी जानिब एक और है, जिस दिन फार्मेशन कमांडर हो रहा था 9 मई को पुलिस चेक पोस्ट पर हमले का केस था जी। अदालत ने मुकदमे में नामजद 42 मुलजमान को बरी कर दिया। मुकदमे में 49 अफराद नामजद थे, 6 मफरूर हैं जिनका फैसला अभी नहीं हुआ और सूबाई वजीर अदनान कादरी का चालान तलब कर लिया गया है और मुलजमान के खिलाफ ठोस शवाहद नहीं मिले और इसलिए ये सबको बरी किया जाता है। ये है अदालत। और फार्मेशन कमांडर्स में जो खबर चलवाई जाती है वो ये है कि जनाब इसमें किसी भी सूरत में जो है कोई रियायत ना की जाए, जबकि 9 मई का मामला ये है कि जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ ऐसे सबूत नहीं है कि जो आज़ाद अदलिया में खुली अदालत में उनके बारे में आगे सवालात किए जा सके और उनको साबित किया जा सके। इसीलिए उनको फौजी अदालतों में सजा देने का वे बजिद हैं कि जनाब हमने हर सूरत में फौजी अदालतों में सजा देनी है। ये भी एक अपनी जगह पे मौजूद है मामला। तो सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है जी कि सिस्टम जो है वो सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा और उस बात को नहीं मान रहा, न ही अदलिया मान रही है, न ही मीडिया मान रहा है किसी भी सूरत में, और न ही और लोग मान रहे हैं कि जो सोच और जो अप्रोच जनरल साहब की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में और इमरान खान साहब के बारे में और इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के जो स्ट्रेटेजी है उससे इत्तेफाक नहीं किया जा रहा। तो ये एक मामला है, बहुत ही संजीदा है। तो देखते हैं कि इस बारे में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन बेहतर यही है कि मामलात को आगे लेके जाना है। तो फिर ये पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना, अदलिया को कंट्रोल करना, मीडिया को कंट्रोल करना, ये कितना अर्सा तक चल सकता है? बिल आखिर इसने ख़त्म होना ही होना है। बिल आखिर आ जाती है, जब आ जाती है घर जाने की टाइम आ जाता है तो फिर वो लोग भी जो इस वक्त आपके साथ खड़े हैं बाअमरे मजबूरी, और वो लोग उससे पहले ही, बहुत पहले पीछे हट जाएंगे। इसलिए जनाब देखते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। लेकिन बेहतर यही है कि इस सोच को, इस अप्रोच को, इस टारगेट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट जो अहम डेवलपमेंट है जी, नैब तरमीम का केस दोबारा लग गया है और इसके लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच वही बेंच है और 6 जून को समाअत करेगा। जस्टिस इसमें सरबराह हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेर, जस्टिस हसन अल्लाह साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं। ये बेंच है जी और ये सारे का सारा समाअत करेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।